हेलो, माफ कीजिएगा। हेलो एंड वेलकम, आप सभी का स्वागत है द ऑफिसर्स अड्डा के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एनसीईआरटी श्रृंखला की शुरुआत की है और इस श्रृंखला में छठी क्लास से लेकर के 12वीं तक की एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ जो है वो आपको पढ़ाया जाएगा। कहने का मतलब एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन करवाया जाएगा, सारे प्रश्न वहां से करवा दिए जाएंगे। हमने आपको पहले क्लास में बताया था कि हमारा जो पढ़ाने का तरीका है वो क्या होगा, और साथ ही साथ आपके साथ 13 चैप्टर यानी कि 13 अध्यायों को हमने आपके साथ क्या किया था, आपके साथ शेयर किए थे कि कहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं और 13 अध्याय आपको कैसे पढ़ने हैं। 13 अध्याय में सबसे पहला अध्याय था कि लोकतंत्र क्या होता है, और लोकतंत्र क्या होता है इसके ऊपर कक्षा छठी, कक्षा आठवीं, कक्षा 11वीं में हमें देखने के लिए कंटेंट एनसीईआरटी के अंदर मिलता है। तो जैसा कि हम आपको बता चुके हैं ऑलरेडी कि हम आपको एक्चुअली पढ़ा क्या रहे हैं। आपका जो पहला चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है संविधान क्या है, और संविधान क्या है इसकी जानकारी हमें 3 अलग अलग क्लास के एनसीईआरटी में मिलती है। पहला है अध्याय 1 भारतीय संविधान, दूसरा संविधान क्यों और कैसे, और तीसरा हमारा अध्याय 2 में संविधान का निर्माण। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ, है ना। आप कह रहे हैं कि सर हमारा जो है वो पेड बैच कब से स्टार्ट होगा। तो पेड बैच स्टार्ट होने का समय आ चुका है। आज आपका रूटीन वगैरह पेड बैच के ऊपर मिल जाएगा, और आपका पेड बैच मेरे ख्याल से परसों से स्टार्ट हो जाएगा। क्लासेज वगैरह आपके लग जाएंगे, है ना। सर आप संडे को भी क्लास दिया कीजिए। हाँ जी, संडे को भी क्लास देंगे। हमारे पास स्टूडियो की कमी थी, इसकी वजह से क्लास नहीं मिल पा रहा था, पर अब क्लासेज आपके रेगुलर होंगे, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। और एक बात ध्यान रखिएगा, चाहे आप पीआरटी के छात्र हो, टीजीटी के छात्र हो, पीजीटी के छात्र हो, ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पीआरटी के छात्र हैं, आपके सारे प्रश्न इस सेशन से आपके सॉल्व हो जाएंगे। छठी से आठवीं के आप स्टूडेंट है या 9वीं से 10वीं वाले एग्जामिनेशन आप देंगे, तो ऑलमोस्ट 60% सवाल आपके यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। उनके लिए हम अलग से कुछ सेशन लेकर के आएंगे जो इसमें हमने इंक्लूड नहीं किया है। देखिए जनरली होता है क्या ना, खिचड़ी हम नहीं बनाते भैया, जिनका जो सिलेबस है उनको अलग अलग कर करके पढ़ाते हैं ताकि आपको वही दवाई दे सके, है ना, जिससे कि आपका उपचार हो। तो चलिए बताइए, सबसे पहला क्वेश्चन 8वां क्लास के एनसीईआरटी का है, और हमारे साथ में एनसीईआरटी भी पढ़ते चलिए। एनसीईआरटी में देखिए आपको क्या पढ़ना है। देखिए हमने पहले ही आपको समझाया था कि एनसीईआरटी में है भारतीय संविधान, ये क्लास 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 8 की एनसीईआरटी है, ये क्लास 8 की एनसीईआरटी है। ये जाइएगा तो क्लास 10 की आपको, क्लास 10 कह रहे हैं, क्लास 9 की एनसीईआरटी आपको दिखाई देगी, है ना। 9 की एनसीईआरटी आपको दिखाई देगी। ये देखिएगा तो क्लास 11 का आपको एनसीईआरटी दिखाई देगा, क्लास 11 का एनसीईआरटी आपको दिखाई देगा। तो कहने का मतलब जैसे कि हम 3 चैप्टर जब तक आपको पढ़ा रहे हैं, अगले 5 दिन में आपका काम होगा तब तक आप भी चैप्टर को पढ़ते रहे, है ना। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हमारा पहला सवाल है और जल्दी से सॉल्व कीजिएगा, है ना। हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या होगा, यह कौन तय करता है। समाज हमारा तय करता है, संविधान तय करता है, संसद तय करता है, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। हम सब जानते हैं। अच्छा, समाज का स्वरूप कैसा है, भारतीय समाज का स्वरूप कैसा है, आप बता सकते हैं। सर टीजीटी में थिंकर भी पढ़ाइएगा ना। नहीं सर जी, आपके टीजीटी में थिंकर का सिलेबस नहीं है। थिंकर जो है वो पीजीटी के छात्रों को पढ़ना है, ठीक है ना। चलिए, जहां तक बात है आपके कथन के सवाल पढ़ने की, तो वो कथन वाला आपका ऑलरेडी एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और आपको बताना है इसका राइट आंसर। देखिए हमारे समाज का स्वरूप कैसा है, अगर हम भारत के समाज की बात करें, तो बताइए भारत के समाज का स्वरूप कैसा है, बताइए भारत का समाज का स्वरूप कैसा है। भारत का समाज का स्वरूप कैसा है आपको बताना है। क्या भारत का सर्व समाज जो है, क्या वो आपको नहीं लगता धर्मनिरपेक्ष है। भारत का समाज आपको नहीं लगता धर्मनिरपेक्ष है। भारत का समाज आपको नहीं लगता कि यह समाजवादी है। भारत का समाज आपको नहीं लगता कि यह बंधुत्व पर आधारित है, भारत का समाज नहीं लगता कि समाज में हर एक व्यक्ति को न्याय मिलता है, गरीबों को भी न्याय मिलता है। समाज में आपको नहीं लगता कि भारत के समाज में सभी व्यक्ति समान हैं। क्या ये आपको नहीं लगता कि भारत के समाज में सभी समान हैं, है ना, सभी समान हैं, सभी लोग समान हैं। तो बताइए कि ये जो भारत का समाज है ये इस तरह से होगा, इसको कौन तय करेगा, आपको बताना है। तो आपको बताना है कि भारत का जो समाज है, भारत का, अच्छा यहां पर 2 चीजें हैं कंफ्यूजन करने के लिए। पहला हमारा समाज तय करता है, दूसरा हमारा संविधान तय करता है। तो राइट आंसर इसमें संविधान हो जाएगा। एक से अधिक मत लगाइएगा, कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि समाज भी तो सर तय कर सकता है ना कि हमारा समाज कैसा होगा,
लेकिन ध्यान रखिएगा इसका आंसर जो होगा वो संविधान। संविधान हमें बताता है कि समाज का स्वरूप क्या होगा, समाज हमारा किस प्रकार का होगा, जैसे भारत का संविधान हमें बताता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट की तरफ, हाँ बी लगावा हो। नेपाल में राजतंत्र कब खत्म हुआ था? कक्षा 8 की एनसीईआरटी है, आपको पढ़ने के लिए यहां पर मिल जाएगी कि नेपाल में राजतंत्र कब खत्म हुआ था। 2005 में, 6 में, 7 में, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। आपको पता है कि नेपाल में राजतंत्र था। अब राजतंत्र का मतलब क्या होता है? राजतंत्र किसको कहते हैं भैया? तो राजा राजा के पास राजा के पास या शक्ति का स्रोत राजा में होना, ऐसा कह सकते हैं आप, है ना, कि शक्ति का स्रोत राजा में होना, शक्ति का स्रोत राजा में होना। कहने का मतलब समझिए, यहां पर छोटी छोटी पॉइंट को आपको समझना होगा। जैसे जब आप कहते हैं कि भारत एक संप्रभु राज्य है, तो भारत की जो संप्रभुता है, संप्रभुता का मतलब क्या होता है कि खुद प्रभुता, संप्रभुता जो बना है स्वयं में, स्वयंभू होना, संप्रभु होना, जो संप्रभुता है वो भारत के लोगों में निहित है। यानी कि भारत के लोग भारत में सबसे ताकतवर हैं, सबसे ज्यादा कह सकते हैं शक्ति उनके अंदर है। लेकिन राजतंत्र में क्या होता है कि राजतंत्र में जो संप्रभुता होता है, यानी कि जो शक्ति का स्रोत है ना, संप्रभुता। ध्यान दीजिए, ये सब सवाल पूछ सकता है कि बताइए कि राजतंत्र में संप्रभुता किसमें निहित होती है? तो राजतंत्र में संप्रभुता किसमें निहित होती है? राजा में। यानी कि राजा जो है वो शक्ति का स्रोत है। और सवाल ये पूछ रहा है कि ये कब किया गया था? तो सवाल ये पूछ रहा था कब किया गया था, तो साल 2006 में ये किया गया था, साल 2006 में किया गया था। ध्यान दीजिएगा, साल 2006 में। हाँ, अगर सवाल ये पूछे कि संविधान कब लिखा है तो वो आंसर चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर सवाल पूछे कि राजतंत्र खत्म कब हुआ था, तो ये साल 2006 आपको लिखना है। भारत में कितने धर्मों को अल्पसंख्यक घोषित किया गया है? भारत में कितने धर्मों को अल्पसंख्यक घोषित किया गया है? ये बताइए। 1 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 1 से अधिक है, या इनमें से कोई नहीं, आपको बताना है। अच्छा, एक बात आपने कभी सोचा है कि भारत में जो अल्पसंख्यक होते हैं उनको अल्पसंख्यक का भैया दर्जा कैसे मिलता है? कौन देता है अल्पसंख्यक का दर्जा? ये जानना पड़ेगा आपको, है ना। देखिए, भारत में 1992 में, ध्यान दीजिएगा, साल 1992 में एक आयोग बना था जिसको हम लोग कहते हैं अल्पसंख्यक आयोग, है ना, अल्पसंख्यक आयोग। और ये जो आयोग था ना, यही सबसे पहले भारत में अल्पसंख्यक का परिभाषा को गढ़ा था। तो अल्पसंख्यक आयोग जो ये वाला था, वो कहा कि जो बहुसंख्यक है, बहुसंख्यक मतलब जिसकी सबसे ज्यादा आबादी है। तो बताइए, भारत में सबसे ज्यादा आबादी किसका है? जो बहुसंख्यक है उसको छोड़ करके बाकी जितना बच गया उस सब का सब अल्पसंख्यक कहलाएगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो बहुसंख्यक कौन है भारत में? तो आप कहिएगा सर हिंदू बहुसंख्यक है। तो बहुसंख्यक को छोड़ करके जो भी बच गया ना, उस सब हमारा अल्पसंख्यक कहलाएगा। और अभी जो है भारत में कितने प्रकार के अल्पसंख्यक हैं? तो यह 6 प्रकार के धार्मिक अल्पसंख्यक आपको यहां पर दिखाई देंगे। 6 प्रकार के धार्मिक अल्पसंख्यक दिखाई आपको देंगे। देखिए, जब 1992 में यह आयोग की रिपोर्ट आई थी, तो इस आधार पर ध्यान रखिएगा 5 धर्म के मानने वाले लोगों को अल्पसंख्यक घोषित किया गया था। बाद में जाकर के साल 2014 में भैया जैन धर्म को भी अल्पसंख्यक घोषित कर दिया गया। अब सवाल आपसे पूछेगा कि बताइए किस वर्ष जैन धर्म को अल्पसंख्यक घोषित किया गया? तो याद रखिएगा साल 2014। सवाल पूछेगा कि भैया अभी अल्पसंख्यक कितने हैं? तो उसका उत्तर रखिएगा आप लोग 6। अगला सवाल, अच्छा सेम सवाल रिपीट हो गया है ना। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि अंतः सामुदायिक वर्चस्व होता है। अंत समझिए, अभी सब सारे जो आपको हमने सवाल दिखाए थे एनसीईआरटी से, और इस तरह के सवाल आपके एग्जामिनेशन में पूछेगा ही पूछेगा। अंतः सामुदायिक वर्चस्व होता है, समुदाय के भीतर का वर्चस्व, दूसरे समुदाय में वर्चस्व, अल्पसंख्यक समाज में वर्चस्व, एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं। इस शब्द का मतलब समझना है, ठीक है ना। एक होता है इंटर, मतलब कि अंतर सामुदायिक वर्चस्व। जैसे कि मान लीजिए कि हिंदू एक समुदाय है, मान लेते हैं हिंदू एक समुदाय है ना। क्या हिंदू में जितने भी लोग जातियां आती हैं, इन सब का हमारे समाज पर
सेम वर्चस्व है? उत्तर होगा सर जी नहीं, हमारे समाज में सेम वर्चस्व नहीं है। यानी कि जब किसी समुदाय के अंदर कोई जाति या विशेष प्रकार की जाति अपने वर्चस्व को कायम करने की कोशिश करती है तो उसको कहते हैं अंत सामुदायिक वर्चस्व, यानी कि समुदाय के भीतर का वर्चस्व। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर भारत में देखिए, उच्च जातियां और निम्न जातियों के बीच में आप देखिएगा तो भारत में हिंदू जो समुदाय है उसमें उच्च जातियों का वर्चस्व हमेशा से बना रहा था। इसी को कहते हैं अंत सामुदायिक वर्चस्व, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़े, सवाल भी आपको ज्यादा से ज्यादा करना है। संघवाद का अर्थ क्या होता है? यह सवाल ऑलरेडी आपका पूछ चुका है, चाहे वो टीजीटी है उसमें भी पूछा है, पीआरटी में आपका पिछला था उसमें भी यह सवाल पूछा है। इसी सवाल को बार बार घुमा करके आपसे पूछेगा तो इसका उत्तर याद रखिएगा, ठीक है ना। सर जी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए बुक बता दीजिए, है ना। बता देंगे लास्ट में, अभी पहले सवालों को सॉल्व करते हैं ना, फिर लास्ट में जाकर करके बता देंगे। पीडीएफ सर नहीं मिलता है, ठीक है। आपकी पंकज चौहान जी आपकी जो समस्या है वो हम देख लेंगे, है ना, कि क्यों नहीं मिल रहा है। संघवाद का अर्थ क्या होता है? देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकार का होना, देश में एक स्तर के सरकार की होना, अल्पसंख्यक समाज का होना, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। देखिए जब हम संघवाद की बात करते हैं तो हमने सारे छात्रों को पढ़ा रखा है कि संघवाद का सिंपल उदाहरण हमारा एनसीईआरटी देता है, और एनसीईआरटी कहता है कि संघवाद का अर्थ होता है कि देश में, संघवाद का अर्थ होता है देश में एक स्तर से ज्यादा सरकार का होना, एक स्तर से ज्यादा सरकारों का होना, एक स्तर से ज्यादा सरकारों का होना। बेसिकली जो हमारा संघवाद वाला देश होता है ना, देखिए हमारे यहाँ पूरी दुनिया में अगर हम शक्ति के आधार पर विश्व के संविधान को हम वर्गीकरण करते हैं तो दो प्रकार की व्यवस्थाएं हमें देखने को मिलता है। एक है संघवाद और दूसरा है हमारा, दूसरा बताइए क्या है? संघवाद, है ना। मतलब कह सकते हैं संघात्मक व्यवस्था, है ना, कह सकते हैं इसको संघात्मक व्यवस्था पूरी दुनिया में हमें देखने को मिलती है। और दूसरी जो व्यवस्था हमें देखने को मिलती है वो मिलती है एकात्मक व्यवस्था। इन दोनों व्यवस्थाओं में अंतर क्या होता है भैया? तो संघात्मक व्यवस्थाओं में आपने देखा कि देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकार होती है, वही एकात्मक व्यवस्था में यहां पर शक्ति जो होती है वो केंद्र में निहित होती है। ध्यान दीजिएगा, यहां पे संघात्मक व्यवस्था में क्या है, मतलब ये मान लीजिए केंद्र है, सी फॉर केंद्र हो गया, और ये हो गया राज्य, ये हो गया राज्य, है ना। तो केंद्र और राज्य दोनों भाई भाई रहते हैं और दोनों जो है अपनी अपनी शक्ति को एंजॉय करते हैं। एकात्मक व्यवस्था में क्या होता है कि केंद्र में सारी शक्तियां जो होती हैं वो निहित होती हैं और राज्य मान लीजिए इस तरीके से आपका लटका हुआ होता है। तो शक्ति का स्रोत कौन होगा एकात्मक में? केंद्र। और शक्ति का स्रोत जो होता है संघवाद में वो केंद्र नहीं होता है, बल्कि यहां पर एक स्तर से ज्यादा का सरकार आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। इस बात को जरा ध्यान दीजिएगा। अच्छा एक बात और ध्यान दीजिएगा कि संघात्मक व्यवस्था यानी कि संघात्मक जो व्यवस्था है ये ज्यादातर उन देशों में पाई जाएगी जहां पर आपको विविधता पाई जाती है। एनसीईआरटी कहता है कि संघात्मक व्यवस्था विविधता वाले देशों में हमें देखने को मिलती है। जैसे भारत जैसा विविधता वाला देश जहां कई सारी बोलियां हैं, कई सारी भाषाएं हैं। उसी प्रकार यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका देखिए जो ऑलरेडी काफी विशाल है, तो विविधता वाले देशों में आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ यह कहता है कि संघात्मक व्यवस्था वाले देशों में एक लिखित संविधान का होना आवश्यक होता है, क्योंकि ये कहता है क्योंकि अलग अलग तरह के लोग होते हैं, इसलिए उनके बीच में किसी प्रकार का गड़बड़ ना हो, है ना। सर 6 to 8 निकल जाएगा, 100% निकल जाएगा। देखिए 6 to 8 100% निकल जाएगा। पीआरटी जो है वो भी कोई दिक्कत नहीं करेगा, आपका आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि ये पूरा एनसीईआरटी है ना, कंप्लीट एनसीईआरटी करा रहे हैं। तो जो एनसीईआरटी हम आपको पढ़ा रहे हैं, अगर आप हमारा यूट्यूब सेशन देख रहे हैं तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि एक बार सर इसको जाके पढ़ें। जैसे मान लीजिए कि हम बता रहे हैं कि एनसीईआरटी कक्षा 8 का हम आपको पढ़ा रहे हैं कि संविधान के बारे में, तो इसको जाकर के आप एक बार पढ़ लीजिए, पढ़ करके और मजा आएगा इस क्लास को देखने के बाद, ठीक है ना। तो संघात्मक व्यवस्था वाले देशों में एक से ज्यादा स्तर के सरकार। अब देखिए कह रहा है एक से ज्यादा स्तर के सरकार का होना, तो बताइए भारत में कितनी स्तर की सरकार है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में उत्तर छाप दीजिए। हमारा सवाल है भारत में कितनी स्तर की सरकार है? भारत में कितनी स्तर की सरकार है? भारत में कितनी स्तर की सरकार है? जल्दी से अपना उत्तर यहां पर एकदम से छाप दीजिए, ठीक है ना। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। सवाल कह रहा है हमारा कि वयस्क मताधिकार के जरिए, देखिए ये कथन से यह सवाल है,
और जल्दी से इसका उत्तर बताइए। वयस्क मताधिकार के जरिए लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना ज्ञानोदय लाएगी, यह किसका कथन है ना? सवाल पूछ रहा है, वयस्क मताधिकार के जरिए लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना ज्ञानोदय लाएगी, यह किसका कथन है? यह कथन है A.K. अय्यर का, यह कथन है A.K. अय्यर का, यह कथन है महात्मा गांधी का, यह कथन है सरदार पटेल का, यह कथन है एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। देखिए, आपको पता है कि पीआरटी में यह सवाल को पूछा था पहले TRE 1 में ही, कि बताइए कि संविधान सभा में ऐसा कौन कौन सा मुद्दा था जिसके ऊपर बहस नहीं करना पड़ा था। मतलब कहने का मतलब कोई अपोज जो था वो नहीं किया था। तो ये सवाल आपका TRE 1 का था कि संविधान सभा में बिना कोई बहस के, यह सवाल मतलब ऐसा पूछा गया था कि संविधान सभा में बिना किसी विवाद का कौन सा नियम या कौन सा कानून पास हो गया था। तो उसका उत्तर आप सबने सही दिया था कि सर सार्वभौम वयस्क मताधिकार, इस पर किसी का भी दो राय नहीं था। सारे लोग इस बात को लेकर प्रतिबद्ध थे, कटिबद्ध थे कि भारत में हर एक व्यक्ति को सार्वभौम वयस्क मताधिकार का अधिकार मिलना चाहिए, मतलब कि हर किसी को वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए। इसी बात को लेकर करके इस सभा में, संविधान सभा में A.K. अय्यर साहब होते हैं और कहते हैं कि वयस्क मताधिकार के जरिए लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना ज्ञानोदय लाएगी। ये सवाल का राइट आंसर हो जाएगा हमारा A.K. अय्यर, याद रखिएगा, है ना। अब सार्वभौम वयस्क मताधिकार का अर्थ होता है कि हर एक व्यक्ति के पास, भारत के हर एक नागरिक के पास मत डालने का अधिकार। ठीक है जी, चलिए, तो जल्दी जल्दी आपको आंसर देना है और इन सब सवालों के आंसर आपको देना ही देना पड़ेगा, है ना। तो इसमें कहीं पर भी ये मत कीजिएगा कि भाई नहीं आ रहा है। अगला सवाल क्लास 8 का एनसीईआरटी, क्लास 8 का एनसीईआरटी आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, जाकर पढ़िएगा, देखिएगा, उस पर लिखा हुआ होगा। भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। क्लास की 8 की एनसीईआरटी बात करता है भारतीय संविधान की विशेषता के ऊपर। क्या भारतीय संविधान की विशेषता है मौलिक अधिकार? क्या भारतीय संविधान की विशेषता है संसदीय व्यवस्था? क्या भारतीय संविधान की व्यवस्था है शक्तियों का बंटवारा, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? बताइए कि इसका राइट आंसर आप क्या देना चाहेंगे। 7 का C दीजिएगा, 7 का C दीजिएगा, 7 का C दीजिएगा। अच्छा, एक बार देख लेते हैं ना। मौलिक अधिकार, संसदीय व्यवस्था, शक्तियों का बंटवारा, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। देखिए, कह रहा है कि विशेषता नहीं है। अगर हम आपको ध्यान से दिखाएं तो मौलिक अधिकार हमारे संविधान की विशेषता है, और मौलिक अधिकार के बारे में आप संविधान में बताइए कहां पढ़ते हैं। संविधान के भाग 3 में आप मौलिक अधिकारों को देखते हैं। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद बताइए, है ना, अनुच्छेद 12 से लेकर करके अनुच्छेद 35 तक, अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक हमें मौलिक अधिकारों का वर्णन मिलता है। मौलिक अधिकार या मूल अधिकार वो कहलाते हैं जिसकी सुरक्षा न्यायालय के द्वारा प्रदान की जाती है। तो ये बात तो एकदम करेक्ट हो जाएगा कि मौलिक अधिकार जो है वो हमारे भारतीय संविधान का विशेषता है ना जी। मौलिक अधिकार मिलवे करता है हम लोग को, है ना। संसदीय व्यवस्था, क्या भारत में संसद नहीं है? संसदीय व्यवस्था में क्या होता है कि जो जनता के प्रतिनिधि होते हैं उनको हम लोग चुनते हैं और वही जाकर के संसद में हमारे लिए कानून बनाता है। तो संसदीय व्यवस्था भी जो है वो भी भारतीय संविधान की विशेषता है। ये सब देखिए पॉइंट जो है एनसीईआरटी में आपको हाईलाइट करके दिया गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा और एक एक सवाल यहां से बनेगा। शक्तियों का बंटवारा, देखिए भारत में शक्तियों का बंटवारा 2 प्रकार से होता है। एक है हमारा ऊर्ध्वाधर, पढ़े हैं ऊर्ध्वाधर, और दूसरा है हमारा क्षैतिज, है ना। दूसरा है हमारा क्षैतिज, यानी कि एक हॉरिजॉन्टल और एक हमारा वर्टिकल। इसको जरा ध्यान से समझिए कि शक्तियों का बंटवारा की हम बात करते हैं तो यहां पर आप देखेंगे कि शक्तियों में शक्तियां जो है सरकार की, वह न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के बीच बटी हुई है। न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के बीच बटी हुई है, और विधायिका के बीच बटी हुई है। तो शक्तियों का बंटवारा तो हमें यहां भी दिखाई देता है ना। दूसरा हमें शक्तियों का बंटवारा हमें दिखाई देता है कि भारत में जो शक्तियां हैं वो 3 स्तरों पर बटी हुई है। ऊपर में है केंद्र, उसके बाद आता है हमारा राज्य मतलब मोदी जी ऊपर में चले गए, नीचे में नीतीश कुमार आ गए, और नीचे में आपके ग्राम पंचायत के मुखिया आ गए, है ना। पंचायत या स्थानीय सरकार, तो नीचे मुखिया आ गए। तो शक्तियों का बंटवारा तो हम देखते हैं कि यहां भी है और यहां भी है, ऊर्ध्वाधर भी है और क्षैतिज भी है, दोनों प्रकार का है। तो क्या शक्तियों का बंटवारा सही नहीं होगा? हाँ, शक्तियों का बंटवारा भी हमारा जो है वो
भारतीय संविधान की विशेषता है? तो पूछ रहा है नहीं है, तो नहीं है में उत्तर क्या हो जाएगा? नहीं है। नहीं तो तीनों का तीनों है ना, तो इसमें से कोई नहीं उत्तर हो जाएगा, क्योंकि एक से अधिक नहीं कह सकते हैं उत्तर को, तो उत्तर क्या दे देंगे हम लोग? ई दे देंगे। समझ रहे हैं बात को? ई दे देंगे। यहां पर देखिए सवाल आसान था, लेकिन आप सबने, बहुत सारे लोगों ने इसमें से क्या किया? गलत किया। इसी बात को समझना है आपको ध्यान से, और जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आपका, तब तक ये क्वेश्चंस आपके नहीं बनेंगे। कह रहा है कि भारतीय संविधान की आखिरी बैठक कब हुई थी? देखिए सवाल पूछे कि भारतीय संविधान को अपनाया कब गया था, उस पर हस्ताक्षर कब किए गए थे, तो एक अलग बात है, लेकिन ये पूछ रहा है बैठक, है ना, बैठक। जैसे आप पढ़ते हैं कि भारतीय संविधान का गठन कब हुआ था, इलेक्शन कब हुआ था, इत्यादि इत्यादि। ये पूछ रहा है आखिरी बैठक। आखिरी बैठक का मतलब ये हुआ कि कब संविधान पर आखिरी बार लोगों ने मिलजुल करके डिस्कशन किया था। तो बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा? 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 22 जनवरी 1950, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। आप राइट आंसर क्या दे दीजिएगा? जल्दी से बताइए। आप सब जानते हैं कि भारत के संविधान को हम सभी ने 26 दिसंबर 1949 को हमने अपनाया था, ये अपनाया था ना, 26 दिसंबर 1949 को हमने इसे अपनाया था। तो बताइए लास्ट बैठक कब होगी? 24 जनवरी को, 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 ठीक है ना। 22 जनवरी को कोई बोल रहा है, कोई 24 जनवरी को बोल रहा है, ठीक है ना। जल्दी से इसका राइट आंसर दीजिए, जल्दी से इसका राइट आंसर दीजिए, है ना, जल्दी से इसका राइट आंसर दीजिए। ठीक है ना। यहाँ पर बहुत सारे लोग फंसेंगे, इसलिए फंसेंगे कि उनको लगेगा कि सर पीछे बार, पिछली बार तो हमने क्या किया था कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया था, लेकिन उससे पहले भी तो हमने संविधान को अडॉप्ट कर लिया था। लेकिन यहाँ पर फंसना नहीं है। एनसीईआरटी कहता है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की आखिरी बैठक हुई थी। रट्टा मारने वाला सवाल है। ठीक है, अमित कह रहे हैं कि बी लगाना चाहिए। देखिए जो एनसीईआरटी पढ़े होंगे ना, उनके लिए बहुत अच्छा है, उनको बहुत मजा आ रहा होगा। एनसीईआरटी जो पढ़ा होगा वो आसानी से सवाल का जवाब बना लेगा, ठीक है ना। और बाकी तो आप जानते हैं कि अगर जो आपसे पूछे पहला सवाल संविधान सभा से पूछेगा, देखिए हमारा काम है आपको रटवा देना, है ना, तो यहां से एक सवाल पूछेगा ही पूछेगा। देखिए संविधान सभा से एक सवाल आपके एग्जामिनेशन में या दो सवाल आएगा ही आएगा, यानी कि संविधान सभा या संविधान निर्माण से एक सवाल आपका आना ही आना है, ये तय है, चाहे वो आप किसी का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, पीआरटी, टीजीटी या पीजीटी का दे रहे हैं। सबसे पहले पूछेगा कि निर्वाचन कब किया गया था, तो निर्वाचन के लिए याद रखिएगा जुलाई 1946 में संविधान सभा का निर्वाचन कब किया गया था, तो आप याद रखिएगा जुलाई 1946 में। अगर आपसे पूछेगा कि गठन कब हुआ था, तो गठन याद रखिएगा 6 को, है ना, 6 दिसंबर 1946 याद रखिएगा। अगर आपको पूछेगा कि सर पहली बैठक कब हुई थी, तो पहली बैठक कब हुई थी, तो पहली बैठक याद रखिएगा 11 दिसंबर 1946 को। और इसी बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को, है ना, सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्पोरली अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, जिसका प्रस्ताव जेपी कृपलानी साहब ने दिया था। उसके बाद अगली बैठक जो हुई थी, है ना, अगली सॉरी, गठन ये हो गया था, पहला बैठक जो हुआ था 11 नहीं बल्कि 9 तारीख को हुआ था, है ना, 9 दिसंबर 1946 को। उसके बाद दूसरी बैठक कब हुई थी, दूसरी बैठक कब हुई थी जिसमें राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था अध्यक्ष, तो ये था 11 दिसंबर 1946 को। अगर पूछेगा कि ये उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था, तो नेहरू जी के द्वारा लाया गया था, और ये लाया गया था 13 दिसंबर 1946 को, है ना। तो इस तरीके से चीजों को याद रखिएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट हैं जो हर एक एग्जामिनेशंस में आपसे पूछे जाते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट हैं जो हर एक एग्जामिनेशंस में आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। सर ऑफलाइन क्लब क्लास कब से स्टार्ट हो रहा है पॉलिटिकल साइंस का? ऑफलाइन क्लास तो आज से ही स्टार्ट हो रहा है सर जी पॉलिटिकल साइंस का। तो पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटी के लिए आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से चीजों को याद रखना है, रट्टा मार करके जाना है। कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो रट्टा मारने से ही आपके बनेंगे। नेल्सन मंडेला को किस वर्ष कारावास की सजा मिली थी? साल 1965 में, 1963 में, 1964 में, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। बताइए कि नेल्सन मंडेला को किस वर्ष जेल की सजा मिली थी? आपको इसका राइट आंसर देना है। आप जानते हैं एनसीईआरटी आपने पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा, है ना। बताइए।
बताइए जल्दी से। सी इज राइट, सी इज राइट, सी इज राइट। 1949 को अपना हाँ, वो अपनाया गया था, वो अलग बात, बिल्कुल सही। नेल्सन मंडेला को किस वर्ष कारावास की सजा मिली थी? 1965 में, 1963 में आपकी सजा दी गई थी? कब मिली थी बताइए। आप जानते हैं कि सबसे पहली बात देखिए, स्टार्टिंग में नेल्सन मंडेला जो है उनको 61-62 के टाइम पर ही अरेस्ट किया गया था, हरास किया गया था। लेकिन जो सजा इनको दी गई थी ना, वो सजा दी गई थी 1964 में। अब बताइए कि नेल्सन मंडेला का संबंध किस देश से है? तो आप कहिएगा सर, नेल्सन मंडेला का जो संबंध है वो बच्चा बच्चा जानता है और हम भी जानते हैं कि इनका संबंध जो है वो साउथ अफ्रीका से है। कहां से इनका संबंध है? इनका संबंध जो है वो साउथ अफ्रीका से है। साउथ अफ्रीका से नेल्सन मंडेला साहब का संबंध है। वहां पर एगो पॉलिसी है जिसको कहते हैं अपार्थीड की पॉलिसी। मतलब कहने का मतलब ये था ना, देखो साउथ अफ्रीका में, कि साउथ अफ्रीका को गुलाम बना लिया था मुट्ठी भर अंग्रेजों ने, यानी कि गोरे लोगों ने। और वहां पर ये काले लोगों पर, जो कि बहुसंख्यक थे, उनके ऊपर हुकूमत किया करते थे। तब दक्षिण अफ्रीका में ना 3 तरह के आदमी रहता था। एक तो गोरा आदमी सब हो गया, अंग्रेज हो गया, और दूसरा जो हो गया वो आपका काला लोग हो गया, जो दक्षिण अफ्रीका के लोग थे। और तीसरा जो हो गया वो बहुत सारे भारतीय थे, और उनको ना रंगीन चमड़ी का आदमी कहा जाता था। मतलब ना तो काला होता था ना तो गोरा होता था, है ना। तो ऐसे लोगों को रंगीन चमड़ी का लोग कहते थे। तो यहां पर 3 तरह के लोग थे। और जो अंग्रेज थे वो अपने आप को, भाई जाहिर सी बात है, राजा समझता था। अब बेचारा जो आपका जो काला लोग था उसको एकदम से गुलाम बना करके रखता था। इस पॉलिसी को अपार्थीड की पॉलिसी या रंग अपार्थीड या रंग भेद की पॉलिसी के नाम से हमारा जाना जाता था। इसके विरुद्ध आवाज उठाने वाले थे नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है, और गांधीवादी विचारधाराओं को फॉलो करने वाले ये लोग थे। तो नेल्सन मंडेला ने कहा कि भैया हम भी आदमी हैं, तुम भी आदमी हो, तो हमारे साथ ही गलत व्यवहार काहे कर रहे हो? हमको भी बराबरी का दर्जा दे दो। ये बात अंग्रेज को बहुत खराब लग गया और नेल्सन मंडेला को सबक सिखाने का सोच लिया। फाइनली साल 1964 में क्या किया, नेल्सन मंडेला को जेल की सजा दे दी। और एकदम भयानक एगो द्वीप है ना, रोबे द्वीप के नाम से जाना जाता है, वहां पर उनको ले जाकर करके छोड़ दिया गया, है ना। तो नेल्सन मंडेला, काफी लंबा संघर्ष रहा नेल्सन मंडेला को अपार्थीड की पॉलिसी से आजादी दिलाने के लिए, है ना। नेल्सन मंडेला का बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ऐसा सुभाष कुमार ठाकुर कह रहे हैं कि सर लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इनकी किताब का नाम है। बिल्कुल सही। चलिए तो अगले सवाल की तरफ बढ़े। हमारा अगला सवाल है कि नेल्सन मंडेला को कहां कैद करके रखा गया था? देखिए एक्चुअली है क्या कि ये सवाल हम खुद बनाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना। तो नेल्सन मंडेला को कहां कैद करके रखा गया था? हमसे कभी ऐसा होता ही नहीं कि सवाल हम खुद से ना बनाएं, तो सवाल हमारा खुद से बनाया हुआ रहता है। चाहे भाई 10 सवाल लेंगे, 15 सवाल लेंगे, 20 सवाल लेंगे, लेकिन हमारे सवाल कट एंड पेस्ट नहीं होते। इस बात का आप सर ध्यान रखिएगा। सर बिहार दरोगा के लिए यह क्लास बेस्ट होगा। बिल्कुल, देखिए बिहार दरोगा में भारत का संविधान थोड़ी बदल जाएगा। अब बिहार दरोगा में, जैसे कि मान लीजिए आप बिहार दरोगा की एग्जाम देंगे, अब वहां पर साइंस थोड़ी बदल जाएगा। साइंस का क्लास केसरी सर लेते हैं हमारे, अनिशेख सर हमारे हिस्ट्री का क्लास लेते हैं। तो भैया बिहार दरोगा में इतिहास थोड़ी बदल जाएगा, भारत का संविधान थोड़ी बदल जाएगा। अच्छा, थोड़ा बहुत ज्योग्राफी में और मान लीजिए हिस्ट्री वगैरह में चेंज भी करता है कि आप बिहार का एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो बिहार स्पेशल आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन भारत का संविधान तो एकल संविधान है, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक लोगों को एक ही चीज पढ़ना है ना। तो आप दरोगा का एग्जामिनेशन दीजिए या किसी का एग्जामिनेशन दीजिए, सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। सर पीजीटी के लिए कुछ भी, पीजीटी के लिए ऑलरेडी हमारा बैच लॉन्च हो चुका है ऑनलाइन में, आप उसको जाकर के परचेज कर सकते हैं पीजीटी के लिए। पीजीटी के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैचेज अवेलेबल हैं। ऑनलाइन बैचेज आपको ऐप पर मिल जाएगा और ऑफलाइन जो बैच है वो आपको मुसल्लापुर में मिल जाएगा। नेल्सन मंडेला को कहां पर कैद करके रखा गया था? रॉबेन द्वीप पर, अंडमान द्वीप पर, ग्वांतनामो द्वीप पर, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। जब आप क्लास 9 का एनसीईआरटी पढ़िएगा तो छतुर्की फंसाते हैं आपको तुरंत, इसका क्वेश्चन है ना। रॉबेन द्वीप, अंडमान द्वीप, ग्वांतमाला द्वीप, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी से। आप सब जानते हैं कि नेल्सन मंडेला को रॉबेन द्वीप पर कैद कर करके रखा गया था, ये तो राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, दक्षिण अफ्रीका के आदमी को लेकर के अंग्रेज लोग हमारे भारत के अंडमान द्वीप पर काहे आएगा? तो आप दिमाग लगा सकते थे कि सर ऐसे भी सवाल सही नहीं होगा, मतलब कि आंसर नहीं होगा। अच्छा ग्वांतनामो द्वीप का नाम आप जानते हैं? ग्वांतनामो द्वीप जो है वो क्यूबा के पास एगो द्वीप है
ना, क्यूबा के पास एक आइलैंड है, एक द्वीप है। इसका भी चर्चा देखिए एनसीईआरटी करता है। एनसीईआरटी कहता है कि जब हमला हुआ था आपका वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर, न्यूयॉर्क में हमला हुआ था, तो उसके शक में बहुत सारे दुनिया के लोगों को अरेस्ट किया गया था। दुनिया भर से 500-600 लोगों को आतंकवादी के नाम पर अरेस्ट किया था अमेरिका की पुलिस ने, और वो अमेरिका का पुलिस उनको ले जाके ग्वांतमाला द्वीप पर ही रखा था। तो ग्वांतमाला द्वीप की भी कहानी आपको एनसीईआरटी में दिखाई देती है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलें, अगले सवाल की तरफ चलें, अगले सवाल की तरफ चलें। दक्षिण अफ्रीका गणराज्य कब बना? दक्षिण अफ्रीका गणराज्य कब बना? 26 अप्रैल 1996 को बना था, 24 अप्रैल 1996 को बना था, 25 अप्रैल 1996 को बना था, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। एकदम इसी टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में पूछेगा, है ना, इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछेगा। जल्दी बताइए। जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए कॉल आ रहा है, पता नहीं कॉल आ रहा है क्लास के लिए, जबकि लाइव क्लास में हमें, है ना, सबको बताना पड़ता है कि भाई हाँ ठीक है, ए इज राइट आंसर, ई इज राइट आंसर। दक्षिण अफ्रीका गणराज्य कब बनाए? तो भैया 26 अप्रैल 1996। देखिए इस सवाल को वही बना सकता है जो एनसीईआरटी पढ़ता है, और हमने पहले भी आपसे आकर के कहा था, आपको हमने सवाल दिखाए थे पीआरटी को और कहा था कि ये सवाल एनसीईआरटी के लाइन से होता है। सर क्वेश्चन हार्ड लग रहा है मुझे। क्वेश्चन हार्ड इसलिए लग रहा है क्योंकि आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ते। जो लोग एनसीईआरटी पढ़ते हैं वो बहुत आसानी से बनाते हैं ना। देखिए बेसिकली आप, बहुत सारे लोग गूगल कर दे रहे हैं ना, और सोच रहे हैं कि सर इसका आंसर हम बना देंगे, है ना, इसका आंसर हम लोग आसानी से बना लेंगे, है ना। देखिए इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो होगा 26 अप्रैल 1996, है ना। 26 अप्रैल 1900, सॉरी 26 अप्रैल 1900, 26 अप्रैल 1996 आप इसको कह सकते हैं, है ना। एक मिनट, इसको एग्जैक्टली जो गणराज्य मिला था, मान के चलिए ये मिला था आपका 26 अप्रैल 1994 को, है ना। एक बार वेरीफाई हम कर लेंगे जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो इसमें से राइट आंसर जो हो जाएगा वो एक में से, इनमें से कोई नहीं। रिपब्लिक कब बना था ये सवाल आपका पूछा गया था, तो 1994 में एक्चुअली ये रिपब्लिक बना था, है ना। 1994 में रिपब्लिक ये बना था जहां तक मुझे याद आ रहा है। अगर जो कुछ उल्टा पुल्टा है इसके अंदर एनसीईआरटी के अंदर तो हम इसको देख लेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट की तरफ देखें, अगले क्वेश्चन को देखें, अगर जो ऐसा होगा तो हम कल आपको सुधार करवा देंगे। इनमें से किसे इंद्रधनुषी देश कहा जाता है? दक्षिण अफ्रीका को, केनिया को, अमेरिका को, इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। ये कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन है जो हमने यहां से लिया है, ठीक है ना। साइंस का क्लास सब कब होता है? देखिए साइंस का क्लास, हिस्ट्री का क्लास और ज्योग्राफी का जो क्लास होता है, ये क्लास आपके शाम में मिलेंगे। देखिए हम कोशिश कर रहे हैं कि रात के 10 बजे के बाद एक और क्लास आपके लिए हम लेकर करके आए, है ना। तो रात के 10 के बाद हम एक और क्लास आपको लेकर करके आएंगे, ठीक है ना। गुरु जी काश मेरे पास नहीं दो मोबाइल होता तो सही होता। चलिए ठीक है, इनमें से किसे इंद्रधनुषी देश कहा जाता है? दक्षिण अफ्रीका, केनिया, अमेरिका, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। और जबकि पता है कि आपको पता ही होगा कि हमारे जो कॉल उठाने का काम होता है वो हम शिक्षक ही कर रहे थे। जो लोग कॉल किए होंगे उनको पता ही होगा, है ना। तो अभी भी देखिए आपको पढ़ा रहे हैं तो बहुत सारे कॉल हमारे पास आ रहे हैं कि सर आज का क्लास ऑफलाइन होगा या नहीं होगा। तो उनको बता दें, अगर जो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आज की क्लासेस ऑफलाइन आपकी चल रही है ना। नए सवाल है, हाँ एक बात को ध्यान रखिएगा कि जब भी हम आपके पास एनसीईआरटी सीरीज लेकर के आते हैं तो हमेशा नए सवाल को लेकर के आते हैं, पुराना वाला रिपीट हम कभी नहीं करते हैं। ये हमारी खासियत है, हमें मजा ही नहीं आता कट एंड पेस्ट करने में। और एनसीईआरटी ज्ञान का समंदर है, इससे कई सवाल बनाए जा सकते हैं। चलिए ठीक है ना। नोट्स बना, ठीक है।
चलिए दक्षिण अफ्रीका, इनमें से किसे इंद्रधनुषी देश कहा जाता है? तो दक्षिण अफ्रीका को कहा जाता है। देखिए बहुत सारे छात्र पूछ रहे हैं कि क्या सर यूट्यूब क्लास से हमारा हो जाएगा, हमें बैच लेने की जरूरत है या नहीं है? देखिए उनके लिए एक बार हम बता दें कि देखिए आप पढ़ने में ठीक ठाक है, आप अच्छे से पढ़ते हैं, आपको पता है कि आपको टू द पॉइंट क्या पढ़ना है, आपका सिलेबस क्या पढ़ना है, आप एनसीईआरटी खोल करके पढ़ लीजिए, आपका सबसे बढ़िया हो जाएगा। कोई जरूरत नहीं है आपको कहीं भी क्लास व्लास लेने का, है ना, हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं। आप पढ़ने में बेहतर हैं, आपको पता है सिलेबस क्या है, टू द पॉइंट आप चीजों को पढ़ रहे हैं, तो आसानी से आप पढ़ लेंगे, वैसा कोई है नहीं, है ना, इस बात को समझिएगा। अब देखिए होता क्या है कि जब आप क्लास लेते हैं तो क्लास में आपको मिलता क्या है? जैसे मान लीजिए अगर आप हमारा बैच लेंगे, मान लेते हैं हमारा बैच लेंगे ऑनलाइन, हमारा बैच लेंगे ऑनलाइन, सपोज कीजिए अगर आप टीजीटी के छात्र हैं, मान लेते हैं टीजीटी का मतलब होता है यहां पर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, 6 to 8 और 9 10 के छात्र हैं। तो यहां पर एक बात का ध्यान रखिएगा, आपको जब पढ़ाया जाएगा तो पढ़ाने के साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी करवाया जाएगा, आपको प्रैक्टिस भी करवाया जाएगा, और ये पर डे करवाया जाएगा, है ना, पर डे पॉलिटिकल साइंस में आपको ये प्रैक्टिस करवाया जाएगा। आपको साप्ताहिक टेस्ट भी मिलेगा, टेस्ट भी मिलेगा, और टेस्ट के साथ साथ भैया आपको द टू द पॉइंट, मतलब एनसीईआरटी, देखिए बहुत सारे छात्र कहते हैं सर एनसीईआरटी पढ़ना बहुत मुश्किल काम है, बहुत टफ काम है, तो हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी का आपको एक बढ़िया हमारे द्वारा लिखा गया नोट जो होगा एनसीईआरटी का, आपके एग्जामिनेशन के अनुरूप वो दिया जाएगा। तो कहने का मतलब आपको प्रैक्टिस तो पर डे हम करवाएंगे ही करवाएंगे, जो पढ़ाएंगे उससे 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन का, दूसरा हमारा टेस्ट भी आपको मिलेगा, तीसरा हमारा नोट्स भी आपको मिलेगा, तो आपकी जो पढ़ाई होती है ना वो एकदम से केंद्रित हो जाती है। तो ये एक अच्छी बात होती है जब आप कोर्स परचेज करते हैं। तो अगर आप ऑफलाइन लेते हैं तो ऑफलाइन का देखिए क्या फायदा है, ऑफलाइन का देखिए अलग ही अपना फायदा है। आप कैसे, देखिए जब आप ऑनलाइन में पढ़ते हैं तो आप इंटरेक्ट नहीं कर पाते शिक्षक से, और शिक्षक को नहीं पता हो पाता कि भैया आपका लेवल क्या है, आपका स्तर क्या है। लेकिन जब आप ऑफलाइन में होते हैं तो आप शिक्षक के नजर के सामने होते हैं, और आप सीधा क्वेश्चन यानी कि प्रश्न जो है रेज कर सकते हैं, छोटी छोटी बातों को वहां पर जाकर पूछ सकते हैं। जैसे मैं जब ऑफलाइन क्लास लेता हूं छात्रों का तो उनके बहुत छोटे छोटे सवाल होते हैं। जैसे किसी ने यह पूछा सर विधान मंडल का मतलब हमको नहीं पता, है ना, तो विधान मंडल का मतलब हमने उनको बताया। किसी ने हमसे यह पूछा कि सर सामाजिक विभाजन का मतलब क्या होता है, विभाजन का क्या मतलब होता है और सामाजिक विभाजन का क्या मतलब होता है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि ऑफलाइन क्लासेस में ये इंटरेक्शंस आपके होते हैं। एक छात्र ने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि सर बिहार राज्य क्यों नहीं है, बिहार राज्य क्यों नहीं है। तो ऐसे जो सवाल हैं जो माइंड में कौतूहल पसंद करते हैं ना, अच्छा ठीक है चलिए, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी इस तरह की चीजें होंगी वो आपका ऑफलाइन क्लास में आपका हो जाता है। तो संविधान का प्रमुख कार्य क्या है? भरोसा और, चलिए सवाल को देखते हैं, सवाल को लेते हैं। संविधान का प्रमुख कार्य है भरोसा और सहयोग को विकसित करना, सरकार के अधिकार तय करना, लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करना, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। अच्छा एक बात बता दीजिए, पिक्चर क्वालिटी स्टूडियो की ठीक आ रही है ना? तो अगर नहीं आ रही है तो ये पहला क्लास इस स्टूडियो से आपका जा रहा है, तो जो हमारे टेक्नीशियन है वो आकर के इसको ठीक कर देंगे, है ना? ठीक है ना, चलिए। हाँ, एनसीईआरटी की लैंग्वेज टफ होती है। संविधान का प्रमुख कार्य है भरोसा और सहयोग विकसित करना, सरकार के अधिकार तय करना, लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करना, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। ये पूरा एनसीईआरटी का एक पैराग्राफ था जिनको हमने सवाल में कन्वर्ट कर दिया है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा एक से अधिक। एनसीईआरटी कहता है कि संविधान का प्रमुख कार्य है सबसे पहले भरोसा और सहयोग को विकसित करना। देखिए आप जैसे मान लीजिए भारतीय हैं और आप अमेरिका जाते हैं घूमने के लिए, ठीक है ना, अमेरिका में आप कहीं पर खड़े हैं और कोई भारतीय आपको मिलता है तो आप उससे बात करने लग जाते हैं, आप उसको भाई बना लेते हैं। तो कभी आपने सोचा है कि भैया अमेरिका वाले को भाई काहे नहीं बनाते, वो भी तो आदमी है। आपसे कोई भारतीय मिला, उसको आपने भाई बना लिया, क्योंकि भारत का संविधान हमें एक सूत्र में बांधे रहता है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक के लोगों को। इसलिए ये हमारे बीच में भरोसा और सहयोग विकसित करता है। जैसे आप देखते हैं ना कि क्या होता है, जैसे मान लीजिए बाइक लेकर के आप जा रहे हैं और आपके गांव का आदमी का पान का गुंगटी है, तो आप बाइक जो है वो कहां लगाते हैं? सड़क पर नहीं लगाते हैं,
पान के गुंगटी के पास लगाते हैं और कहते हैं कि ये हमारा भाई है, हमारी जान पहचान का है। तो संविधान भी कुछ इसी प्रकार का सहयोग और भरोसा हमारे लिए विकसित करता है। यह सरकार के अधिकार तय करता है। बिल्कुल सही, सरकार के क्या क्या अधिकार होंगे ये हमारा एनसीईआरटी कहता है कि यह व्यक्ति और राज्य के मध्य में लक्ष्मण रेखा का निर्धारण करता है। यानी कि जो भारत का लिखित संविधान है वो कहता है कि सरकार का क्या क्या काम होगा, सरकार क्या करेगी और सरकार क्या नहीं करेगी। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट की तरफ देखते हैं, अगले सवाल की तरफ। लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करना। क्या लोग न्याय नहीं चाहते? क्या लोग समानता नहीं चाहते? क्या लोग बंधुत्व नहीं चाहते? है ना। क्या लोग महिलाओं की गरिमा नहीं चाहते? तो लोगों की जो आकांक्षाएं हैं उनको भी यह व्यक्त करता है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा एक से अधिक। ठीक है ना, एक से अधिक। ठीक है। हाँ, 26 अप्रैल 1996। ठीक है, देख लेंगे एक बार, है ना। अच्छा, जीनियन एकेडमी कोई आया है क्लास डिस्टर्ब करना, होता है, कोई बात नहीं। कितना दिन तक आप किसी का डिस्टर्ब कर सकते हैं, उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है ना। चलिए कोई टेंशन नहीं। अंतरिम सरकार में सूचना मंत्री कौन थे आपको बताना है। अंतरिम सरकार में सूचना मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह थे, आपके सरदार पटेल थे, जॉन मथाई थे, एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। अंतरिम सरकार में सूचना मंत्री कौन था? अच्छा अच्छा, कलर तो सबको दिख रहा है मेरे ख्याल से। जीनियस एकेडमी जी आपका थोड़ा सा फीका दिख रहा होगा, लेकिन बाकी सारे लोगों को कलर जो है वो एकदम क्लियर दिख रहा है। हमने पूछा भी है ना। ऐप पे क्लास सर जी परसों से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना, परसों से स्टार्ट हो जाएगा। और कहीं कोई दिक्कत तो नहीं ना पिक्चर क्वालिटी वगैरह में? एक बार जरा हमको बता दीजिएगा, है ना, पिक्चर क्वालिटी में या कुछ किसी भी तरह का कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है ना। तो एक बार आपसे आग्रह है कि एक बार बता दीजिएगा। सब कुछ साफ साफ दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है ना, तो एक बार बता दीजिएगा, है ना। चलिए, कह रहा है कि अंतरिम सरकार में सूचना मंत्री कौन थे? तो सूचना मंत्री बलदेव सिंह थे, सरदार पटेल थे, जॉन मथाई थे, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। एनसीईआरटी में बगल में एगो क्या कहते हैं उसको, बॉक्स बना कर करके आपको लिखा हुआ है। किसके बारे में? सरदार पटेल के बारे में। सरदार पटेल गृह मंत्री के साथ साथ सूचना और प्रसारण मंत्री भी थे। तो इसका राइट आंसर सर जी बी हो जाएगा। यही गलती आप करते हैं जब एनसीईआरटी पढ़ते हैं। आप पढ़ करके निकल जाते हैं और निकल कर करके आप देखते नहीं है। देखिए सर, ऑल ओके है, बिल्कुल क्लियर है गुरुजी, सब बढ़िया है, सब बढ़िया है, बिल्कुल सही। नहीं सर, नो सर, सब ठीक है, ओके, सब क्लियर है। चलिए बात फिर खत्म, इतना ही हमें जानना था। ठीक है ना। चलिए, तो सरदार पटेल सिर्फ गृह मंत्री ही नहीं थे, गृह मंत्री के साथ साथ हमारे जो सरदार पटेल थे, गृह मंत्री के साथ साथ वो आपके सूचना और प्रसारण मंत्री भी थे। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट की तरफ चलें, अगले सवाल की तरफ। अभी थोड़ा सा सवाल आपको हम करवाएंगे, है ना, सवाल इन द साइंस की जो फैक्चुअल क्वेश्चन है वो आपको करवाएंगे। ठीक है ना। हाँ हाँ, व्हाइट क्लीन लाइट जैसा। चलिए ठीक है। व्हाइट क्लीन लाइट से जीनियस एकेडमी जो होता क्या है ना, कि देखिए हमें पढ़ाने के साथ साथ आपकी आंखों का भी ध्यान रखना होता है। तो कभी कभी होता है क्या कि एकदम आप व्हाइट बैकग्राउंड सेलेक्ट करते हैं तो वहां लाइट का रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा होता है। लाइट का रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा होने के कारण आपकी आंखों पर उसका गलत इंपैक्ट पड़ता है। इसलिए जब हम ज्यादातर ऐसे बोर्ड को सिलेक्ट करते हैं जिसका रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा ना हो और आपकी आंखों को यह डिस्टर्ब ना करे। अगला सवाल, वर्ष 1928 में बनी नेहरू समिति में कौन शामिल नहीं था? अच्छा, आपको तो पता ही है कि आपका साइमन कमीशन के बारे में आपने पढ़ा था। अच्छा, साइमन कमीशन भारत कब आया था बताइए जल्दी से। सारा सवाल आपको बताना है, काहे कि हम बता चुके हैं। साइमन कमीशन भारत कब आया, पहला सवाल। बहुत सारे सवाल, आपको एक सवाल सॉल्व नहीं करने, इसके साथ बहुत सारा सवाल सॉल्व करना है ना। तो साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया, ये आपको बताना है भैया कि साइमन कमीशन भारत कब आया, है ना। अब साइमन कमीशन में था क्या कि सब अंग्रेज लोग भरा हुआ था। अब भारतीयों को ये बात एकदम बिल्कुल पसंद नहीं था। तो साइमन कमीशन जब भारत आया तो उसका विरोध करने के लिए भारत का जो लोग थे या भारत के जो राष्ट्रीय कांग्रेस था, हाँ बिल्कुल सही, साइमन कमीशन भारत आया था 1900, फिर गलती कर, अच्छा इसका उत्तर बता रहे हैं। चलिए इसका उत्तर पहले देते हैं। वर्ष 1928 में बनी नेहरू समिति में कौन शामिल नहीं थे? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण, एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर सर जी बी नहीं, सी हो जाएगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो साइमन कमीशन भारत आया। अब भारत जब आया तो उसमें सब के सब कौन था? अंग्रेज था, सबका सब अंग्रेज था, है ना। देखिए साइमन कमीशन का गठन इसलिए किया गया था कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में जो गड़बड़ियां हैं उनमें सुधार करे, है ना। उसमें सुधार करने के लिए आपका आया था, कौन था? भारत सरकार अधिनियम 1919 में कमियों को सुधार करने के लिए ये जो साइमन कमीशन था अब भारत भेजा गया था। अब साइमन कमीशन में सब अंग्रेज, तो भारत को लगा कि हम लोग सबसे बुड़बक हैं क्या,
सब अंग्रेज लोग ये तय करेगा कि हमारा आने वाला नियम कानून क्या होगा। इसको लेकर के 1927 के दिसंबर में कांग्रेस के मद्रास सेशन में दो बातों को तय किया कांग्रेस ने। सबसे पहला कि वह साइमन कमीशन का विरोध करेगी और दूसरा ऑल इंडिया पार्टी कॉन्फ्रेंस का मीटिंग बुलाएगी। ऑल इंडिया पार्टी कॉन्फ्रेंस की मीटिंग बुलाई जाती है। इसका अर्थ होता है कि भारत के जो अलग अलग पार्टी सब है ना, जैसे किसान पार्टी हो गया, सिख पार्टी हो गया, सबको मीटिंग में बुलाया गया और बोला गया कि देखो ये जो साइमन कमीशन वाला है ये सब अंग्रेज मिलकर के हमारा नियम और कानून तय कर रहा है, तो एक काम करो हम लोग भी अपने भारत का संविधान बनाएंगे। आपको जान के आश्चर्य होगा कि साइमन कमीशन ने भारतीयों को ललकारा था कि तुम लोग तो आपस में सब लड़ते रहते हो, हिंदू मुस्लिम उच्च जाति निम्न जाति है ना, सब आपस में तुम लोग लड़ते रहते हो, तो तुम लोग से तो संविधान भैया नहीं बनेगा। तुम लोग जो हो ईर्ष्यालु हो, तुम लोग जो हो झगड़ालू हो, इसलिए तुम लोग जो है जाति पाति का भेदभाव करते हो, इसलिए तुम संविधान नहीं बना पाओगे। ये बात साइमन कमीशन का कहना था कि ना ना तुम लोग के पास कुछ खास है नहीं, तुम छोड़ दो, ये काम हमारा है, श्वेत ये काम करेंगे। आपको जान के आश्चर्य होगा कि साल 1925 में भारत सरकार मतलब कि गवर्नमेंट मतलब कि सेक्रेटरी जो था भारत का है ना, उनका नाम था बिकर्न हेड। इसने भी 1925 में भारतीयों को ललकारा था कि तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो संविधान बना करके दिखाओ। इसको एक्सेप्ट किया जाता है ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में साल 1928 में और इसके अध्यक्षता करते हैं मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे और इसका सेक्रेटरी कौन था पता है? जवाहरलाल नेहरू। इस कमेटी के ये ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी कॉन्स्टिट्यूशन का 1928 में, इसके सचिव थे आपके जवाहरलाल नेहरू है ना। इसमें 8 लोग शामिल थे और बाद में जाकर के एनी बेसेंट वगैरह भी शामिल होती हैं, ठीक है ना। तो राइट आंसर इसका होगा जयप्रकाश नारायण, और जयप्रकाश नारायण का इससे कोई लेना देना नहीं था, ठीक है। चलिए, नेहरू समिति द्वारा बनाए गए संविधान में शामिल था। अब ये कह रहा है कि नेहरू समिति के द्वारा जो भारत का संविधान बनाया गया था उसमें क्या शामिल नहीं था? क्या सभी को मत के अधिकार देने की बात की गई थी? अच्छा, इसी में आपका जानते हैं सुभाष चंद्र बोस भी शामिल थे, ठीक है ना। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया था का? समानता का अधिकार दिया गया था? एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। नेहरू समिति ने जिस संविधान को, सर इंग्लिश में भी बताइए, हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है ना। देखिए कैसा कैसा देखिए मैसेज आता है, सर अंग्रेजी में भी बता दीजिए, हिंदी में समझ में नहीं आता, बताइए कि अंग्रेजी में बता दिया जाए, है ना, अंग्रेजी में बता दिया जाए, है ना। ये कह रहा है कि अंग्रेजी में कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज इंक्लूडेड इन नेहरू कमिटी रिपोर्ट्स, या नेहरू कमिटी है ना, नेहरू कमिटी में ये कौन कौन सी जो चीजें थी वो शामिल थी, ठीक है ना। या इसका आप अंग्रेजी में कीजिएगा तो ये मतलब होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड बाई ड्राफ्टिंग कमिटी या ड्राफ्टिंग कमिटी फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हेडेड बाई पंडित नेहरू, ठीक है ना। तो उस तरीके से आप जो है वो इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। अंग्रेजी में भी आपका सेशन लेकर के आ जाएंगे, आप सबको अच्छे से पता है कि अंग्रेजी में भी काफी अच्छे से हम आपको पढ़ा सकते हैं और हम अंग्रेजी माध्यम के ही छात्र है ना। चलिए, नेहरू समिति द्वारा बनाए गए संविधान में शामिल था सभी को मत डालने का अधिकार, तो सार्वभौम वयस्क मताधिकार की बात तो सबसे पहले हमारी आएगी। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार 100% आएगा, समानता का अधिकार ये भी आएगा, एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर हिस्ट्री पॉलिटी का कनेक्शन है, बिल्कुल हिस्ट्री और पॉलिटी का कनेक्शन है, बिल्कुल कनेक्शन है। तो एनसीईआरटी का ये लाइन है जो कंप्लीट आपको एनसीईआरटी में देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? एक से अधिक हमारा आंसर हो जाएगा। पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे? यह अगला सवाल है। पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, राजेंद्र प्रसाद थे, सरदार पटेल थे, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। हमारा सवाल है कि पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद, कलाम हो गया यहाँ से कलम हो गया, अच्छी बात है। राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षा मंत्री की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला बात आता है मौलाना अबुल कलाम आजाद की, ठीक है ना, मौलाना अबुल कलाम आजाद की। तो जल्दी से सवालों को बनाते हैं, फिर हम आपके लिए कोर्स डिजाइन कर रहे हैं। कोर्स को ऐसा डिजाइन कर रहे हैं, अब आगे आने वाली जो कक्षाएं होंगी आपका उसमें कोर्स ऐसे डिजाइन कर रहे हैं आने वाली कक्षाओं के लिए, जिसमें हम क्या करेंगे ना कि एनसीईआरटी तो पढ़ा ही रहे हैं, एनसीईआरटी तो पढ़ा ही रहे हैं, एनसीईआरटी का कोशिश करेंगे कि एक पैराग्राफ पर पैराग्राफ एक सवाल बनाए और उस पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है ये आपको हम लिख करके पढ़ा दें, ताकि आपके दिमाग में चीजें बैठ जाए। जैसे मान लीजिए हम अभी संविधान पढ़ रहे हैं और अगला क्वेश्चन भी संविधान क्या है इसी से रहेगा, मतलब कहने का मतलब अगला क्लास संविधान क्या है इसी से रहेगा। तो मान लीजिए कि संविधान क्या है, मैं
में 11वीं क्लास में जाते हैं, 11वीं कक्षा के एनसीईआरटी में जाते हैं, देखिएगा क्या कर रहे हैं हम। एनसीईआरटी में जाते हैं, यहां पर पैराग्राफ रहेगा, क्या रहेगा यहां पर पैराग्राफ रहेगा। पैराग्राफ से, एक पैराग्राफ से हम क्या करेंगे, एक सवाल बनाएंगे और उस एक सवाल के थ्रू हम जो पूरा एक पैराग्राफ है उसमें एक एक वर्ड को अच्छे तरीके से सर जी डील कर देंगे। हम ये करने का कोशिश कर रहे हैं आपका, ठीक है ना। तो इस तरीके से पूरा एनसीईआरटी का एक एक लाइन आपके दिमाग में हम बिठा देंगे और आने वाली एग्जामिनेशन में कोई टेंशन आपको नहीं होगा। ये थोड़े फैक्चुअल क्वेश्चन है तो इसको देख लीजिए, है ना। तो कल से हम वैसे ही आपको पढ़ाएंगे। झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे? शिबू सोरेन है आपके, जयपाल सिंह है आपके, हेमंत सोरेन है, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज है जिन्होंने झारखंड पार्टी को बनाया था। झारखंड पार्टी को बनाने वाले जो थे, आपको क्लू देते हैं, आपको गेस कीजिएगा। ये एक हॉकी के खिलाड़ी भी थे और भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे। भारतीय संविधान सभा के सदस्य में ये आदिवासी यानी कि जो हमारा शेड्यूल्ड ट्राइब है उसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे, ठीक है ना, उसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे। और आपका राइट आंसर इसका है जयपाल सिंह। जब संविधान सभा में ये बारी आई, आरक्षण का जब मुद्दा संविधान सभा में उठाया गया तो सबसे पहली बात की गई कि महिलाओं को आरक्षण मिलनी चाहिए। महिलाओं के आरक्षण का विरोध किया था। महिलाओं के आरक्षण का विरोध वहां पर जो हमारे महिला प्रतिनिधि थे संविधान सभा में, इन्होंने महिलाओं के आरक्षण का विरोध किया और कहा कि महिलाओं को पुरुष के साथ कंधा से कंधा मिला करके चलना है, इसलिए महिला को आरक्षण नहीं चाहिए। आपको जान के आश्चर्य होगा कि आरक्षण मुसलमानों को भी मिलना था, मुस्लिम को भी मिलना था, लेकिन मुसलमानों के जो प्रतिनिधि हैं, मुस्लिम के जो प्रतिनिधि संविधान सभा में थे, उन्होंने कहा कि हम हिंदुओं से अलग नहीं है, हम हिंदुओं के साथ कंधे से कंधे मिला करके चलेंगे और हमें किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं चाहिए। जब बात की गई जयपाल सिंह से, जयपाल सिंह कौन थे? जयपाल सिंह शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड ट्राइब मतलब अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व कर रहे थे संविधान सभा में। तो इनसे जब पूछा गया कि भैया एक बात बताइए, क्या भारत में अनुसूचित जनजाति को आरक्षण मिलना चाहिए? जयपाल सिंह ने कहा कि ठीक है, महिलाओं को आरक्षण ना मिले ये उनकी मर्जी है, भारत के मुसलमान आरक्षण नहीं लेना चाहते हैं ये उनकी मर्जी है, लेकिन साहब आदिवासियों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, उनका कहीं पर भी प्रतिनिधित्व नहीं है, इसलिए उनको आरक्षण मिलना चाहिए। और ये एक शानदार हॉकी प्लेयर भी थे और इसका राइट आंसर है जयपाल सिंह, जो कि एनसीईआरटी में बॉक्स में डाल करके लिखा गया है, ठीक है ना। हाँ, थ्योरी क्लास जो है वो ऑन डिटेल तो आपको ऐप में ही मिलेगा ना, है ना। इनमें कौन केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के संस्थापक अध्यक्ष हैं? सरोजनी नायडू, दुर्गाबाई देशमुख, सुचेता कृपलानी, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। आपको इसका राइट आंसर बताना है। सरोजनी नायडू, दुर्गाबाई देशमुख, सुचेता कृपलानी, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। अगेन एनसीईआरटी का सवाल। हाँ हाँ, चलिए, हाँ चलिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा के शिव सोरेन, बिल्कुल सही। जयपाल सिंह अनुसूचित जनजाति, बिल्कुल। हाँ, तो कल से हम एक काम करेंगे, क्वेश्चन को इस तरीके से डिजाइन कर देंगे कि एनसीईआरटी का पूरा पैराग्राफ भी हम आपको पढ़ा दें, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। दुर्गाबाई देशमुख, दुर्गाबाई देशमुख आंसर आप लोग देख रहे हैं, बिल्कुल सही है। जिन्होंने भी दुर्गाबाई देशमुख को आंसर किया है इसका मतलब है कि उन्होंने एनसीईआरटी आपका पढ़ा है और एनसी यही यही चाहिए। अगर इतना कमांड है ना आपका तो आपका एग्जामिनेशन निकलने से कोई नहीं रोकेगा। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा है और एनसीईआरटी में बॉक्स में लिखा हुआ है ये बातें कि केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की संस्थापक अध्यक्ष दुर्गाबाई देशमुख है, ठीक है ना, तो आप आसानी से एग्जामिनेशन को निकाल सकते हैं। इसका राइट आंसर दुर्गाबाई देशमुख हो जाएगा। बाकी के बारे में हम अगले सवालों में डिस्कस करेंगे कि इनके साथ कौन है। किसने कहा था कि भारत की संविधान सभा लोक प्रभुता पर आधारित नहीं था? भारत का संविधान सभा भारत का संविधान लोक प्रभुता पर आधारित नहीं है, नहीं था नहीं लिखते, नहीं है लिख देते हैं। केसी वियर ने कहा था, चर्चिल ने कहा था, सरदार हुकुम सिंह ने कहा था, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं, है ना। चर्चिल, बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत का संविधान लोक प्रभुता पर आधारित नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल भैया ये है कि आप ये बताइए लोक प्रभुता क्या होता है। देखिए ये दो शब्दों से मिला है। सबसे पहले है लोक, लोक का मतलब होता है लोग, लोगों द्वारा, है ना, इसका मतलब होता है लोगों द्वारा, इसका मतलब होगा क्या? लोगों द्वारा, लोगों द्वारा, ये हो गया लोगों द्वारा। ध्यान से समझिए एक एक पॉइंट को। लोक हो गया और प्रभुता यानी कि संप्रभुता, संप्रभुता
कहने का मतलब ये हुआ यहां पर कि हमारा कोई कह रहा है कि भारत का जो संविधान है वो लोगों के द्वारा संप्रभु नहीं है, यानी कि लोक प्रभुता पर आधारित नहीं है। या आम भाषा में समझिए कि भैया इसका लोग से कोई लेना देना नहीं है। कोई कह रहा है कि भारत का जो संविधान है इसका लोग से कोई लेना देना नहीं है, मतलब भारत के लोगों से ही कोई लेना देना नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इसका राइट आंसर है केसी वियर। जबकि चर्चिल के बारे में हमने आपको पढ़ाया था, चर्चिल ने इसे उच्च हिंदू जातियों का जमावड़ा कहा था। चर्चिल ने इसे उच्च हिंदू जातियों का उच्च हिंदू जातियों का जमावड़ा कहा था। इसे उच्च हिंदू जातियों का जमावड़ा कहा था। इसे उच्च हिंदू जातियों का जमावड़ा कहा था। उच्च हिंदू जातियों का जमावड़ा। सवाल पूछेगा कि उच्च हिंदू जातियों का जमावड़ा किसने कहा था, तो आप कहिएगा चर्चिल ने कहा था। लेकिन सवाल पूछेगा कि किसने कहा था कि भारत का संविधान लोक प्रभुता पर आधारित नहीं है, ये केसी वियर का स्टेटमेंट था और यह एक प्रकार का क्या है, आपका कथन है। ठीक है ना सर, हम लोग को नोटिफिकेशन नहीं गिरता है इस क्लास का, एक बार देख लेंगे, है ना, एक बार चीजों को देख लेंगे। अभी देखिए है क्या ना, इस बात को अच्छे से समझिए। आप सबको ही पता है कि कितनी जल्दी हमने आपके पास ये क्लासेस पहुंचाई है। बस 10 दिन ही तो हुए हैं, है ना, 10 दिन भी नहीं हुए हैं, 8 दिन हुए हैं ना। 8 दिन के अंदर हमने जिस तरीके से आपके पास क्लासेस लेकर के हमने आई हैं, वो उसमें हमें दिन रात एक करना पड़ा था। रात रात भर हमें जागना पड़ा था। सुबह के 4 बजे सोते थे और सुबह के 7 बजे उठ करके फिर से काम पर लग जाते थे। ये 7 दिन 8 दिन का मेहनत था कि हम आपको क्लासेज आप तक पहुंचा पाए। हमारा सबसे पहला जो टारगेट था वो ये था कि आप तक हमारी क्लासेज जाएं, वो बीच में डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि एग्जामिनेशन आने वाला है। इसके लिए हमने दिन रात एक मेहनत किया था, चाहे वो लाइट का प्रॉब्लम हो, इसका प्रॉब्लम हो, उसका प्रॉब्लम हो, मैनेजमेंट का प्रॉब्लम हो, माइक का प्रॉब्लम हो, दुनिया भर का प्रॉब्लम था। ये सारी चीजों को हमने दूर किया। तो थोड़ी बहुत दिक्कतें स्टार्टिंग में आएगी, इनको आपको इग्नोर कर करके चलना है और आपका सहयोग भी इसके लिए रहेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि आप हमारे साथ हैं तभी हम खड़े हैं, है ना, यहाँ पे। तो थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी, इसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल एकदम अपना भाई समझ करके उन दिक्कतों के बारे में हमसे बात करना है ना, दिक्कतों के बारे में बात करना है। और जितनी भी प्रॉब्लम होगी, जितनी भी परेशानियां होंगी, वो सारा आपका दूर कर दिया जाएगा। धीरे धीरे देखिए सब कुछ होता है, धीरे धीरे सब कुछ होता है ना, तो सब कुछ होगा। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं अब कल की क्लास में आपके साथ। और कल की क्लास में थोड़ी सी क्लास को चेंज कर देंगे, एक्सप्लानेशन को थोड़ा सा हम बढ़ा देंगे, है ना। क्लास हो सकता है 1 से 1.5 घंटे भी चली जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्सप्लानेशन जो होता है उसको हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे। थ्योरी को इसके अंदर हम लोग इंक्लूड कर लेंगे, है ना। थ्योरी इंक्लूड कर लेंगे तो ज्यादा मजा आएगा आपको भी पढ़ने में, है ना। क्योंकि 20 सवाल हमें लगता है कि करवाना चाहिए, अगर तो 1 घंटे का हम लोग टाइम ले रहे हैं तो इसकी वजह से थ्योरी थोड़ी सी कम हो जाती है। इसको हम लोग बढ़ा देंगे, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट क्लास अगर जो ज्यादा भी जाएगा तो उसके लिए घबराइएगा नहीं, थ्योरी जो है उसको हम बढ़ा देंगे। सर नोटिफिकेशन नहीं आता है, नोटिफिकेशन नहीं आता है, कोई बात नहीं, नोटिफिकेशन के बारे में हम देख लेंगे। अब देखिए हमको तो पढ़ाना आता है, आई कंप्यूटर टेक्निकल क्या होता है इसका तो कोई नॉलेज हमारे पास है नहीं, तो बात जाके आप हमको बताएं, ठीक है ना। हमको अच्छा लगा ये बतवा जाकर के बताएंगे टेक्निकल एक्सपर्ट को, देखो ऐसा ऐसा समस्या है, उस समस्या को वो सब दूर कर देगा, है ना। तो मिलते हैं कल की क्लास में। आप सबका बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पॉलिटी के लिए बिल्कुल भी आपको एकदम 1% भी चिंता नहीं करना है। एग्जाम के बाद आपके सामने आके खड़े होंगे फिर से यूट्यूब लाइव में और बताएंगे कि किस किस सेशन से हमारे सवाल आए हैं और सवाल कैसे हूबहू हमारे मिले हैं। जो मुझे जानते हैं, जो टीजीटी का मुझसे पढ़े हैं 6 to 8 9 10th का, उनको पता है कि हमारे सवाल कैसे हूबहू एग्जामिनेशन में विथ ऑप्शंस के साथ लड़ते हैं, ये बताने की कोई जरूरत नहीं है। मिलते हैं कल की क्लास में, है ना। चलिए।